हिंदी साहित्य बीए भाग द्वितीय के विद्यार्थियों के लिए आज 10 एकांकी के द्वितीय एकांकी पर आज हम प्रकाश डालेंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र में द्वितीय एकांकी उपेंद्रनाथ अश्क का साहब को जुखाम है। उपेंद्रनाथ अश्क ने अपने साहित्यिक यात्रा उर्दू लेखन से शुरू की थी। इन्होंने अपने कई कहानी संग्रह एकांकी संग्रह प्रकाशित किए हैं, जिसमें चरवाहे, देवताओं की छाया में, पक्का गाना, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। इनके एकांकियों पर पाश्चात्य शिल्प विधि का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। स्थानीयता के प्रति आग्रह, अनुभूति की वास्तविकता एवं वातावरण की यथार्थ सृष्टि तथा सांकेतिक प्रतीकों की भरमार इनके एकांकियों में स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। उपेंद्रनाथ अश्क के एकांकियों की विषय वस्तु भी सामाजिक एवं पारिवारिक है। जनजीवन में व्याप्त रूढ़िवादिता, आडंबर प्रियता व जड़ता पर निर्मम प्रहार, मानसिक भावों का सूक्ष्म विश्लेषण एवं अंतर्द्वंद का चित्रण अश्क जी के एकांकियों को अविस्मरणीय बना देता है। शैली की व्यंग्यात्मकता की पुटबी संप्रेषण को और अधिक तीव्रता प्रदान कर देता है। एकांकी लेखन में अश्क जी के रंगमंची दृष्टि रही है और उन्होंने स्टेज तथा रेडियो पर इनके एकांकियों का प्रभाव या मंचन बहुत अच्छे रूप में देखने को मिलता है। शिल्प का परिमार्जित रूप भी देखने को मिलता है। व्यंग्य और हास्य के सफल यथार्थवाद को जीवंत बना देते हैं। इस तरह से इनके एकांकियों में शोषित वर्ग की वेदनाओं, कलुषित वर्ग का घुटन, भेद, वर्ग वैषम्य आदि इनकी संपूर्ण अभिव्यक्ति को व्यक्त करता है। इस प्रकार अश्क जी के एकांकी सभी दृष्टियों से परिपक्व और अभिनय कला के गुणों से परिपूर्ण है। प्रस्तुत एकांकी साहब को जुखाम है। इसमें अश्क जी के ये एकांकी अश्क जी की उन एकांकियों में से हैं जिन्होंने नाटक और रंगमंच को विषय बनाकर नाटक करने वाली शौकिया मंडलियों की समस्याओं को चित्रित किया है। अश्क जी के अन्य बहुत एकांकियों की तरह साहब को जुखाम है में भी मध्यम वर्गीय मानसिकता, उसके छल छज्म, उनके लोभ लालच, महत्वाकांक्षी और शुद्रता के पहलू समान। नाटक में इस बात की पूरी गुंजाइश है कि वह किसी भी शहर में खेला जा सकता है। नाटक की कथा वस्तु बहुत सीधी सादी है। नगर की एक नाट्य संस्था आर्ट सर्कल ने एक नाटक शहजादा सलीम खेला है। मंच पर नाटक को प्रस्तुत करने के बाद आर्ट सर्कल के एक प्रमुख सदस्य धीरेन्द्र दत्त ने, जो एक धनी व्यवसायी है, अपने घर पर एक चाय पार्टी दी है, जिसमें नगर के कुछ अन्य रंगकर्मियों को भी आमंत्रित किया है। लेकिन जब आमंत्रित लोग दत्त साहब के बंगले पर पहुंचते हैं तो वहां न दत्त साहब है, न उनका सेक्रेटरी, न उनका चपरासी, और तो और आर्ट सर्कल का कोई दूसरा सदस्य भी वह मेहमानों की आवभगत के लिए मौजूद नहीं है। दत्त साहब की अनुपस्थिति में ही चाय पार्टी शुरू जाती है। दत्त साहब से मिलने के लिए इस पार्टी में मोहन गुप्त नामक एक लेखक भी आता है और उनके बरामदे में बैठा उनका इंतजार कर रहा होता है। इसी बीच आमंत्रित रंगकर्मियों में अनेक लोग बारी बारी से आते हैं और दत्त साहब अथवा आर्ट सर्कल के अन्य अभिनेताओं या अभिनेत्रियों के बारे में पूछताछ करते हैं। उनकी बातचीत से पता चलता है कि आर्ट सर्कल में शहजादा सलीम के प्रमुख अभिनेता नारायण को लेकर फूट पड़ गई है। 3 महिला सदस्यों के कारण जो सबके सब नारायण के प्रति आकर्षित है। इस बातचीत के दौरान शहजादा सलीम के मंचीकरण से लेकर आर्ट सर्कल के अंदरूनी विवादों तक इस प्रसंग के विभिन्न पहलू सामने आते हैं। तब यह भी पता चलता है कि शहजादा सलीम में विभिन्न भूमिकाओं के लिए क्या क्या तिकड़म लगाई गई थी। इसके साथ नगर की अन्य शौकिया रंग मंडली नाटककारों
नाट्य निर्देशकों की भी पोल खुलती है। इसी दौरान पहले दत्त साहब के चपरासी के माध्यम से और फिर उसके सेक्रेटरी के माध्यम से पता चलता है कि दत्त साहब को जुकाम हो गया है। आमंत्रित अतिथि अंततः विदा होते हैं। केवल मोहन गुप्त को दत्त साहब का सेक्रेटरी रोक लेता है। दत्त साहब प्रवेश करते हैं। पता चलता है कि जुकाम तो केवल बहाना था। असली बात तो यह थी कि आर्ट सर्कल अपने सदस्यों की आपसी खींचातानी का टूट गया है और दत्त साहब ने शहजादा सलीम की प्रमुख अभिनेत्री के साथ मिलकर एक नई संस्था रंगध्वनि स्थापित करने की योजना बनाई है, जिसमें वे मोहन गुप्त का नाटक खेलेंगे। साहब को जुकाम है का शिल्प अत्यंत गठा हुआ है। सारा कार्य व्यापार धीरेन्द्र दत्त के बरामदे में घटित होता है, जहां एक फ़ोन भी रखा है। पात्रों के संवाद के अलावा फ़ोन की युक्ति का प्रयोग करके भी अनेक सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। नाटक के शिल्प की एक विशेषता यह भी है कि कुछ प्रमुख पात्र मंच पर आते ही नहीं, या फिर आते भी हैं तो अल्प समय के लिए, लेकिन वे अन्य पात्रों के वार्तालाप के माध्यम से लगातार उपस्थित रहते हैं। साहब को जुकाम है की विशेषता उसकी नाटकीय कथा वस्तु, गठा हुआ शिल्प, क्षिप्र गति और चुटीले संवाद है, जो किसी भी एकांकी नाटक को सफल करने के लिए अनिवार्य है। ये साहब को जुकाम है एकांकी का प्रमुख सारांश है। विद्यार्थियों, इस एकांकी का भी PDF मैंने बना के भेजा है और इस PDF से आप संपूर्ण एकांकी को पढ़िए और एकांकी के अंदर वो क्या क्या हैं, उनके छोटे छोटे प्रश्न हैं, उन पे निशान लगाइए, उनको बनाइए और उनके आंसर भी दीजिए। उस एकांकी के माध्यम से क्या प्रेरणा मिलती है, इसका उद्देश्य क्या है, उसके पात्र कौन हैं, इनके पात्रों का चरित्र चित्रण क्या हो सकता है, ये सब आप जब इस एकांकी का पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे तो अध्ययन के बाद आपको पता लगेगा कि इसके कौन से प्रमुख पात्र हैं, उन पात्रों में कौन कौन सी विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं को आप इस एकांकी को पढ़कर रेखांकित करते जाइए और उन बिंदुओं को आप लिखते जाइए और साथ साथ में उदाहरण भी लिखते जाइए, ताकि आपका एक प्रश्न तैयार हो सकता है। इसके अलावा इसके अंदर आप व्याख्या स्थल जो हैं, वो महत्वपूर्ण व्याख्या स्थल हैं, वो भी आप इसमें से पढ़ के, और व्याख्या के जो मैंने कल पूर्व के एकांकी में व्याख्या के जो 4 सोपान बताए थे कि लेखक परिचय, प्रसंग या संदर्भ, व्याख्या और विशेष, इन चारों सोपानों के आधार पर व्याख्या आप स्वतः कीजिए। आपको प्रथम वर्ष की क्लास से मैंने लिखित और मौखिक रूप से सब बिंदुओं को बोर्ड पर लिख के समझाए थे। आप उन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखिए और ध्यान में रखते हुए इन बिंदुओं की व्याख्या अपने आप निरंतर अपने घर पे करते रहिए, क्योंकि अभ्यास के बिना हिंदी साहित्य का कार्य पूरा नहीं होगा। आप जितना अधिक अभ्यास करेंगे, जितनी अधिक व्याख्या का करने की कोशिश करेंगे, आप उतने अधिक पारंगत हो जाएंगे, जिससे कि परीक्षा में कोई भी व्याख्या यदि आपके आती है तो आप सरलतापूर्वक उस व्याख्या को आसानी से कर सकते हैं। फिर भी यदि आप व्याख्या भूल चुके हैं, किस तरह से व्याख्या करते हैं, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम नहीं दिया था, तो आप मुझे इसमें लिख कर मैसेज, हिंदी कक्षा की मैसेज लिख कर आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं आपको व्याख्या लिखने का सही तरीका, बल्कि एक व्याख्या लिखकर आपको सही तरीके से PDF बना के भेज दूंगी, जिससे आप उस PDF की व्याख्या को अच्छे से पढ़ना और पढ़ के उसके आधार पर व्याख्याएं करना, तभी आप सफल हो पाएंगे। क्योंकि आपने पिछली कक्षा की एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, आपको सिर्फ प्रमोटेड किया गया था और उस प्रमोटेड करने से आप संपूर्ण रूप से पारंगत नहीं हो पाए हैं। इस बार एग्ज़ाम परीक्षाएं होंगी, इससे आपके लिए आपके पास पाठ्य पुस्तक होगी नहीं, इसलिए हर एक एकांकी को मैं PDF बना के डाल रही हूँ। आप उसको पढ़िए, सारांश में भेज रही हूँ। वो सारांश आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे तो आप उस एकांकी को अच्छे से पढ़ पाओगे। बीच बीच के संवाद, उदाहरण हैं, वो आप एकांकी से ले सकते हैं। धन्यवाद।